एक बार फिर आपका स्वागत एंड अभिनंदन वीर कोचिंग क्लासेस में। आज हम राजस्थान की अफवाह प्रणाली को देख रहे हैं। राजस्थान की अफवाह तंत्र, जिसके अंदर हमने बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियों के बारे में देख रहे हैं। हम देख रहे हैं जिसमें हमने सबसे पहले चंबल को देखा, उसके बाद हमने बनास नदी को देखा। आज हम बेड़च नदी को देखते हैं। हमारा ये जो बेड़च है, इस नदी को देखें तो उत्तरी गोगुंदा की पहाड़ियों से ये निकलती है और उदय सागर तक यानी कि उदयपुर के उदय सागर तक यह नदी आयड़ के नाम से जानी जाती है। और उदय सागर से जैसे ही आगे की ओर बढ़ती है, यह बेड़च बन जाती है। हमारे राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी जो उद्गम स्थल से निकल करके उद्गम स्थल गोगुंदा, लेकिन गोगुंदा का भी कौन सा भाग? उत्तरी भाग गोगुंदा से इस नदी का उद्गम स्थल है। यह नदी बहती हुई आगे की ओर आती है, उदयपुर जिले के उदय सागर झील तक यह आयड़ के नाम से जानी जाती है। और आयड़ से यानी कि उदय सागर से आगे की ओर जब चलती है तो ये बेड़च बन जाती है। यह धीरे धीरे जैसे ही आगे की ओर बढ़ती है, यहाँ पर एक फुलवारी की नाल बनाती है। और इस फुलवारी की नाल से लेकर के इस पहाड़ी वाले भाग में एक परियोजना का निर्माण होता है, जिसे अरावली परियोजना कहते हैं। यह अरावली परियोजना पेड़ों को संरक्षित करने के लिए, साथ ही साथ इस पहाड़ी भाग में औषधीय पौधों का संरक्षण को लेकर के कार्य कर रही है। और ये जो अरावली जो परियोजना है, वह जापान की बैंक के सहयोग से, यानी जापान की वित्तीय बैंक के सहयोग से इस योजना का निर्माण हुआ है। और ये जो योजना जो है अरावली परियोजना, जिसमें पेड़ पौधों का संरक्षण और विकास है, और इसकी वजह से उदयपुर जिले के अंदर सबसे ज्यादा बकरी पालन का कार्य हो रहा है। और यहां से भी हमारा क्वेश्चन बनकर के उभरा है कि शहरी क्षेत्र में सर्वाधिक बकरियां कहां पाई गई हैं? तो हमारा जिला उदयपुर है। और उसके पीछे का लॉजिक अरावली परियोजना होना है। और ये जो अरावली परियोजना है, वह जापान की बैंक के द्वारा बना है, इंटरनेशनल बैंक ऑफ जापान के द्वारा बना है।
और इसी जापान की बैंक के द्वारा एक और परियोजना हमारे विकसित हुई है, और वह हमारे ने वो जैसलमेर के बॉर्डर लाइन के अंदर विकसित हुई है। और यहाँ पर जिसका संरक्षण किया जा रहा है वह है सेवण घास। और ये सेवण घास की पट्टी को लाठी सेराज कहते हैं। और ये जो लाठी सेराज है वह सेवण घास का एक पट्टी है, 30 मीटर चौड़ी और लंबाई अंतरराष्ट्रीय सीमा तक चल रही है। और यह भी माना गया है कि सेवण घास का जो पट्टी बनी हुई है, जो लाठी का सेराज है, इसके नीचे मीठे पानी का जल स्रोत बना हुआ है। तो इस सेवण घास को भी विकसित करने का काम जापान की बैंक के द्वारा किया गया है। यह क्वेश्चन भी आ चुका है, क्योंकि ये सेवण घास है वह रेड बुक के अंदर अंकित है। और इस सेवण घास की वजह से ही हमारे राजस्थान का एक ऐसा पक्षी गोडावण, जिसको प्रजनन की एक बेहतरीन अनुकूलता वाला वातावरण सेवण घास दी जाती है। और इस सीमावर्ती क्षेत्र में जितने भी सैनिक हैं उनके छुपने का स्थान भी तैयार होता है। तो हमारा जापान का अंतर्राष्ट्रीय बैंक ने 2 परियोजनाएं हमारे राजस्थान के अंदर विकसित कर रखी हैं, और दोनों ही परियोजनाएं वनों को सुरक्षित करने के लिए रखी गई है। तो आप है ना वह इसको जरूर ध्यान में रखिए। जैसे ही ये आयत फुलवारी की नाल से होते हुए आगे की ओर बढ़ती है, चित्तौड़गढ़ जिले तक प्रवाहित होती है। और चित्तौड़ के प्रवाहित होने के बाद भीलवाड़ा की बिगोद नामक स्थान पर जो कि मांडलगढ़ कहलाता है, यह हमारे बनास नदी के अंदर अपना जल दे देती है। तो हमारी ये जो आय नदी है, इस नदी पर एक सभ्यता का विकास भी हुआ है, जिसे हम आयड़ सभ्यता कहते हैं, जहां पर प्राचीन सभ्यताओं का अवशेष प्राप्त हैं। और इस आयड़ नदी जो अपना जल लेकर के आगे बढ़ती हुई मांडलगढ़ के पास बिगोद नामक स्थान पर चंबल से जब मिल जाती है, तो इस नदी को जो जल देने का काम करती है सहायक नदियां, जिसे हम बोल सकते हैं सहायक नदियां, वो है गंभीरी, दूसरे नंबर की है गुजरी, और तीसरे नंबर की है वागड़। ये 3 नदियां ऐसी जो हैं जो इस बेड़च नदी को अपना जल देती है और आगे की ओर प्रवाहित करवाती है। तो देखिएगा, यह सहायक नदियों को लेकर गंभीरी नदी, फिर आगे है गुजरी नदी, और दूसरे नंबर पे है वागड़ नदी। ये 3 नदियां ऐसी हैं जो इस आयड़ नदी को, यानी कि आयड़ कहलाने वाली नदी को, जिसे हम बेड़च नदी भी बोलते हैं, जल दे जाती है। इस तरह से हमारे बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियों में बेड़च नदी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, क्योंकि इसके 2 नाम हैं। साथ ही साथ इस नदी के ऊपर एक फुलवारी की नाल विकसित होती है और अरावली परियोजना का निर्माण भी होता है। और यह हमारे बनास नदी के त्रिवेणी संगम बनाने में अपनी भूमिका निभाती है। ये था हमारा बेड़च नदी का इतिहास। और हमारे
इस उत्तर गोविंदा से लेकर के मांडल के बीच ये 180 किलोमीटर चलती है। इसका जो प्रभावी क्षेत्र है वह 180 किलोमीटर है। अब हम देखते हैं एक दूसरी नदी, और वो नदी है गंभीर नदी। देखिए, ये हमारा आरपीसी का बहुत ही बारीक पॉइंट समझने लायक है। जब भी हम एग्जाम को देते हैं तो यहाँ पर मैंने इस बेरेट नदी की सहायक नदी को भी लिखा हुआ है और एक गंभीर नदी के बारे में भी मैंने लिखा है। ये जो गंभीर नदी है वह सवाई माधोपुर के गंगापुर की पहाड़ियां से निकलती है। तो देखिए, यह है गंभीर और यह है गंभीरी। एक जरा सी मिस्टेक आपके उत्तर को गलत कर जाती है। हमारे माइंड में हमेशा एक ही बात चलती रहती है कि बेरेट नदी की सहायक गंभीरी और यह है गंभीर। अब यहां से प्रश्न कैसे बनकर के उभरता है? निम्न में से सीधे जल को ले जाने वाली नदी और ये जो नदी है वह हमारी गंभीर नदी कहलाती है। दूसरा और ऑप्शन आता है यहां पर ही कि खानवा का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया। तो हमारे यहाँ पर एक तो है गंभीर नदी जो कि खानवा के युद्ध का निर्माण करती है, और दूसरी ओर से ये गंभीर नदी यह भी युद्ध का निर्माण करती है। ये दोनों ही नदियां, दोनों ही युद्ध राजपूत और मुसलमानों के बीच है। लेकिन ये जो खानवा का युद्ध है वो मोहम्मद गौरी को लेकर के चलता है, और ये जो गंभीर नदी जो है वह अलाउद्दीन खिलजी को लेकर के चलता है और अकबर को लेकर चलता है। ये बहुत सी बारीक सी बातें हैं, उसको आपको देखना बहुत ही जरूरी है। तो हमारे इस गंभीर नदी जो है वह गंगापुर के पहाड़ियों से निकलती है, करौली भरतपुर होते हुए यह आगे की ओर बढ़ती है, और इस तरह से ये जो नदी जो है वो बाणगंगा के अंदर मिल जाती है। बाणगंगा के अंदर मिल जाती है। इस तरह से ये गंभीर नदी का इतिहास है। सवाई माधोपुर के गंगापुर की पहाड़ियां और खानवा का युद्ध, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक वैसे ही बेरेट नदी की गंभीर नदी जो कि बेरेट की सहायक नदी है, जल देने का काम करती है और खिलजी वंश के युद्ध के बारे में बताती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, गंभीर और गंभीरी एक री शब्द, मात्र ये री शब्द चित्तौड़ को लेकर के जाएगा और र शब्द ये सवाई माधोपुर को लेकर के जाएगा। ध्यान रखिएगा। अब हम और देखते हैं आगे की ओर नदी। और आगे एक देखते हैं नदी अपन, और वो है बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी इस बाणगंगा नदी को अर्जुन की गंगा
भी कहते हैं। इस बाणगंगा नदी के ऊपर यह माना गया है कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन के द्वारा तीर चलाया गया और भीष्म पिता को जल दिया, जिसकी वजह से यह नदी बनकर तैयार होती है और इसलिए इसका नाम बाण, और बाण से गंगा को निकाला गया, जिसकी वजह से इस नदी का नाम बाणगंगा नदी पड़ा। ये जो बाणगंगा नदी जो है वह हमारे जयपुर के बैराट की पहाड़ी से निकलती है। बैराट की पहाड़ी, और ये जो बैराट की पहाड़ी है यह हमारे पुरानी सभ्यता को भी बताती है। और इस बैराट की पहाड़ी पर यूनान, ग्रीक शासकों के सिक्के भी उपलब्ध हुए हैं। पुरानी सभ्यता का ये स्थल है। इस नदी पर, और इस नदी की कुल लंबाई 380 किलोमीटर है और यह दौसा, भरतपुर बहती हुई फतेहाबाद के अंदर यमुना में मिल जाती है। ये बिलाड़ा में वही है क्या? बिलाड़ा में अर्जुन बाणगंगा है ना, बिलाड़ा में। तो ये फतेहाबाद के अंदर मिलती है और ये यमुना के अंदर अपना जल दे देती है। इसलिए राजस्थान की यह एक दूसरी नदी जो है वो सीधे ही यमुना नदी को जल देती है। पहली नदी चंबल और दूसरी नदी बाणगंगा, जिसे हम अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। ये जब बैराट की पहाड़ी से निकलती है तो ये आगे बढ़ती हुई नाले और टापू का निर्माण करती है जयपुर के आसपास के क्षेत्र में, जिसकी वजह से यहां पर सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन होता है। मूंगफली का उत्पादन होता है। और ये जो नदी जो है वह आगे की ओर बढ़ती जाती है और गंभीर नदी, जिसके बारे में अपन ने देखा था, ये गंभीर नदी जो है वह इसकी सहायक बनकर के जल दे देती है, जिसकी वजह से यह नदी जिस तरह से आगे बढ़ती हुई जा रही है एक बहुत ही बेस्ट अभ्यारण्य का निर्माण करती है। और वह अभ्यारण्य जो है वह पक्षियों का है। पक्षी अभ्यारण्य का निर्माण करती है। और ये जो पक्षी अभ्यारण्य है उसके अंदर छिछले पानी की झीलें, बनाती है। और ये छिछले पानी की झील बनाने के कारण यहाँ पर जितने भी वृक्ष बने हुए हैं, यहाँ पर सबसे ज्यादा पक्षी अपना निवास स्थान बनाते हैं। और इन पक्षियों के अंडों को सुरक्षित करने का एक बेस्ट वातावरण तैयार हो जाता है। उनके बच्चे पूरी तरह से सुरक्षित हो जाते हैं, उनके अंडे पूर्ण रूप से सुरक्षित हो जाते हैं, जो कि हमारा पक्षी अभ्यारण्य बनकर के उभरता है। और ये जो पक्षी अभ्यारण्य जो है उसको बनाने के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका इस बाणगंगा नदी की है। और भी हम इस अभ्यारण्य को लेकर के जब हम राजस्थान के अभ्यारण्य को पढ़ेंगे उस समय और डिटेल्स इसके ऊपर चर्चा करेंगे। इस तरह से यह नदी फतेहाबाद यूपी का वह स्थान जहां पर पहुंचती है और यमुना नदी में मिल जाती है। तो ये राजस्थान की
दूसरी नदी जो सीधे सभ्यता का निर्माण भी करती है और यमुना नदी में जल लेकर के भी जाती है और अभ्यरण का भी निर्माण करती है, जिसे हम अर्जुन की गंगा के नाम से जाना जाता है। आगे का एक और देखते हैं अपन, काली सिंध नदी। ये जो काली सिंध नदी जो है वह मध्य प्रदेश के देवास नामक स्थान और देवास नामक स्थान में भी बागली की पहाड़ियां से निकलती है। मध्य प्रदेश के देवास और देवास में भी बागली नाम की पहाड़ियां हैं, यहां से इसका उद्गम स्थल है और यहां से ये निकलती हुई झालावाड़ के निकट बिंदा गांव में प्रवेश करती है और झालावाड़ से बिंदा नामक गांव में प्रवेश करके ये कोटा की ओर जाती है और कोटा के नोनोरवा नामक स्थान पर चंबल में मिल जाती है। फिर देखिएगा, मध्य प्रदेश के देवास नामक स्थान, पहले इसके अंदर बागली नामक पहाड़ी पर से इसका उद्गम होता है और ये बहती हुई झालावाड़, राजस्थान के झालावाड़ जिले की सीमा पर बिंदा नामक गांव के अंदर ये प्रवेश करती है। वहां से ये आगे की ओर बढ़ती हुई कोटा के नोनरवा नामक स्थान पर चंबल के साथ मिल जाती है और इस तरह से ये चंबल की भी सहायक बनती है। और इस काली सिंध की जो सहायक नदी है वो है आहू, परवन, निवाज और उजाड़। आहू नदी, परवन नदी, निवाज नदी, उजाड़ नदी, ये इस काली सिंध नदी की सहायक नदियां हैं जो कि जल देने का काम करती है। और ये काली सिंध नदी जब हमारे झालावाड़ के अंदर प्रवेश करती है तो यहाँ पर एक बेहतरीन जल दुर्ग का निर्माण करती है। राजस्थान के अंदर जो दुर्ग का वर्णन किया गया है उसके अंदर सबसे बेस्ट दुर्ग जल दुर्ग के रूप में झालावाड़ प्रसिद्ध है। और ये जो जल दुर्ग है यहाँ पर टूया नामक तोता है और इस तोते की विशेषता है 16 शब्द मानव के उसी समय बोलता है। यह भी हमारे आरपीएससी ने क्वेश्चंस ले लिए हैं। और ब्रिटिश के समय ये जो दुर्ग था वह सिक्के बनाने का कारखाना था। सिक्के बनाने का कारखाना था। देखिए हमारे काली सिंध की विशेषताएं। और इस काली सिंध को लेकर के सेकंड ग्रेड में रीड में वनपाल में क्वेश्चन आ चुके हैं कि काली सिंध नदी
चंबल में किस स्थान पर मिलती है? नौनरवा को लेकर क्वेश्चन बन चुका है। जल दुर्ग को लेकर के क्वेश्चन बन चुका है। टूइया नामक तोता, जिसका दूसरा नाम हरियल तोता भी बोलते हैं, इस पर भी क्वेश्चन बन चुका है। और ये हरियल तोता है वो मात्र अभी वर्तमान के अंदर रेड बुक में है, रेड बुक में है। और ये पूरे विश्व के अंदर सिर्फ हमारे राजस्थान के पास में ये तोते बचे हुए हैं। और इस तोते को लेकर के हमारा है ना वो ICAR संस्थान जो है वो रिसर्च कर रहा है और इनके बच्चों को तैयार करने का काम कर रहा है। तो ये नदी की आहू नदी, परवन नदी, निवाज नदी, उज्जैन नदी, यह सहायक नदियां बन करके इस नदी को जल दे जाती है। आगे की ओर हम देखें, एक और नदी जो बंगाल की खाड़ी की ओर अपना जल दे करके चल रही है, और वो जो नदी है उसका नाम है पार्वती नदी। ये जो पार्वती नदी जो है वह विंध्य पर्वत श्रेणी के सीहोर क्षेत्र से निकलती है और 12 जिले के करियावट गांव में प्रवेश करती है। और ये नदी 12 और कोटा में प्रवेश गुजरती हुई पिलिया नामक स्थान, कोटा का चंबल में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी अंधेरी, रेतरी, अहोरी, ये हमारी सहायक नदियां हैं। इस पार्वती नदी की सहायक नदियां अंधेरी, रेतरी, अहोरी हैं। और यह विंध्य पर्वत श्रेणी, मोस्ट इंपोर्टेंट, RPSC के द्वारा विंध्य पर्वत श्रेणी जो है वह हमने भौतिक स्वरूप के अंदर बताया भी था कि ये जो विंध्य पर्वत श्रेणी जो है वो उत्तरी पूर्वी पठारी भाग को बनाती है। तो ये विंध्य पर्वत जो श्रेणी है वो हमारे राजस्थान के अंदर फैलती हुई आ रही है। और सीहोर क्षेत्र, पहले इसका नाम है सीहोर विंध्य पर्वत श्रेणी का, और यहाँ से यह अपना उद्गम करती हुई आगे निकलती है। अंधेरी, रेतरी, अहोरी नदियां इसको जल देती हैं और 12 जिले के करियावट गांव के अंदर प्रवेश करती है। और ये आगे की ओर बढ़ती हुई कोटा के पिलिया नामक स्थान पर चंबल के साथ मिल जाती है और ये चंबल की सहायक बन जाती है। आगे की ओर हम देखें, मेज नदी, इसका उद्गम स्थल भिलवड़ा है। और यह बूंदी के लाखेरी नामक स्थान पर, लाखेरी स्थान बूंदी का, जहां पर यह चंबल की सहायक बन करके
अपना जल दे देती है। मेज नाम की नदी के ऊपर एक मांगली नदी सहायक नदी बनती है और ये जो मांगली नदी है वो विश्व प्रसिद्ध है। ये जो मांगली नदी जो है वो विश्व प्रसिद्ध है क्योंकि इस मांगली नदी पर जल प्रवाह होता है और ये जो जल प्रवाह है वह दक्षिणी भारत की जल प्रवाह से तुलना की गई है और ये बहुत ही विश्व प्रसिद्ध जल प्रवाह है। और ये जो मांगली नदी है वह हमारे इस मेज नदी की सहायक नदी बनकर के इस मेज नदी को अपना जल दे देती है। तो देखिएगा, मेज नदी का उद्गम स्थल भीलवाड़ा से ये लाखेरी के अंदर बूंदी नामक स्थान के अंदर चंबल नदी में प्रवेश करती है और इसकी सहायक नदी है मांगली। और मांगली नदी की विशेषता है जल प्रवाह, विश्व विख्यात जल प्रवाह। और इस तरह से यह नदी भी अपनी जल को चंबल में सहायक बन करके दे जाती है। उसके बाद में है गंभीरी। गंभीरी नदी इसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश से है, एमपी से इसका है ना वो उद्गम स्थल है और यह चित्तौड़ के अंदर बहती है, चित्तौड़ तक बहती है और चित्तौड़ के अंदर यह बेड़च नदी की सहायक बनती है। गंभीरी नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश और यहां से यह चलती हुई हमारे राजस्थान के चित्तौड़ तक आती है। और यहां पर एक क्वेश्चन बनकर के उभरा है कि चित्तौड़ जिला जहां पर जिस दुर्ग का निर्माण किया गया है उस दुर्ग को चारों ओर घेरे हुए है जल को लेकर के, वह नदी कौन सी है? तो गंभीरी नदी है। और गंभीरी नदी अपना जल बेड़च को दे जाती है जिसकी वजह से चित्तौड़ का एक सुरक्षा कवच का निर्माण करती है। नेक्स्ट है हमारी बामनी नदी। ये जो बामनी नदी जो है चित्तौड़ जिले के हीरापुर नामक स्थान से इसका उद्गम स्थल है और यह बहती हुई बेसौरगढ़ में चंबल नदी की सहायक बनती है। बामनी नदी चित्तौड़ के हीरापुर नामक स्थान से इसका उद्गम स्थल है और यह बहती हुई बेसौरगढ़ नामक स्थान तक पहुंचती है और यह चंबल को अपना जल दे जाती है। और यह बामनी नदी जो है वह इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह बेसौरगढ़ अभयारण्य का निर्माण भी करती है। आगे एक बार हम देखते हैं कोठारी नदी। ये जो कोठारी नदी है राजसमंद के दिवेर नामक स्थान पर
दिवेर नामक स्थान से निकलती है और आगे की ओर बढ़ती हुई भीलवाड़ा के बनास नदी में अपना जल देती है, जिसकी वजह से ये बनास नदी की सहायक नदी बन जाती है। तो ये जो दिवेर नामक जो स्थान है, ये हमारे राजस्थान का एक विशेष युद्ध को लेकर के अपनी भूमिका निभाता है। जहां जहां पर भी मैं इस बात को बोल रहा हूं, वहां आप जरूर पॉइंटेड कीजिए कि दिवेर किस युद्ध को लेकर के है, ताकि जब भी हम राजस्थान के इतिहास को देखेंगे तो मैं पूछूंगा कि दिवेर मैंने कहा था नदियों के ऊपर, तो क्या आपको पता है? उत्तर तो हम देंगे, लेकिन आपको भी थोड़ा सा समय दिया जाएगा ताकि आप इसके ऊपर देख सकें। आगे की एक और नदी है कुराल नदी। और ये जो कुराल नदी जो है, वह उपरमाल के पठार, उपरमाल का पठार, साथियों उपरमाल का पठार कहां पर है? भौतिक विभाग के अंदर मैंने बताया था। तो ये उपरमाल के पठार से ये निकलती है और बूंदी के पूर्व में बहकर मेज नदी की सहायक नदी बनती है। यहां पर भी क्वेश्चन बना है, उस नदी का नाम बताइए जो बूंदी के पूर्व की ओर बहती है। तो बूंदी की ओर पूर्व की ओर बहने वाली नदी जो है वह हमारी कुराल नदी है। और ये उपरमाल का पठार, यानी उपरमाल का पठार कौन सा हुआ? भीलवाड़ा वाला क्षेत्र। और भीलवाड़ा क्षेत्र यानी उपरमाल का पठार है, यहां से ये निकलती है, बूंदी के पूर्व में बहती है और मेज नदी की सहायक बन जाती है। एक और नदी है जिसका नाम है किन्नू नदी। इस नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के क्षेत्र से उद्गम होता है। ये राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है, 12 होती हुई यह वापिस मध्य प्रदेश की ओर आती है और यहां से वापिस मुड़ करके यह बूंदी के पास पुनः राजस्थान में प्रवेश करती है। और इसका जो उद्गम स्थल से लेकर के वापिस चंबल नदी तक जल को देने का जो शेप बनता है वो एस आकृति का बनता है। और इसमें भी हमारे आरपीएससी ने क्वेश्चन लिया है कि एस आकृति को बनाने वाली नदी कौन सी है, तो वह है हमारी किन्नू नदी। तो एस आकृति को बनाने वाली जो नदी है वह किन्नू नदी है। दूसरा यहां से क्वेश्चन बना है, उस नदी का नाम बताइए जो 2 बार मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है। तो देखिएगा, पहले तो उद्गम स्थल को लेकर ये एमपी में है ही, वापस मुड़ करके वापस एमपी की ओर आती है, तो ये 2 बार प्रवेश करती है और तीसरी बार वापस वो राजस्थान की ओर बढ़ जाती है। तो यहाँ पर भी हमारा क्वेश्चन बन करके उभरा है, किस तरह से चंबल नदी, बनास नदी, बेरठ नदी, गंभीर नदी, बाणगंगा नदी, काली सिंध नदी, पार्वती नदी, मेज नदी, गंभीरी नदी, बामनी नदी, कोठारी नदी, कुराल नदी और किन्नू नदी, ये जो नदियां हैं जिसमें सबसे बड़ी नदी चंबल और प्रवाहित के आधार पर बनास, ये
अथाह जल को लेकर के चलने वाली नदियां हैं, बड़ी नदियां हैं। बाकी दूसरी जितनी भी नदियां हैं वह इन दोनों नदियों की कहीं न कहीं सहायक नदियां बनती हैं। और ये सभी नदियां विपरीत स्थिति में भी, क्योंकि हम जानते हैं राजस्थान का जो भौतिक स्वरूप है वह जैसे जैसे हम पूर्व से होते हुए उत्तर की ओर बढ़ते जाते हैं, धरातलीय उठाव ज्यादा है, लेकिन ये विपरीत दिशा के अंदर यानी कि उठते हुए क्रम में यह बढ़ती हुई जाती है, यानी कि दक्षिणी वाले क्षेत्र से प्रवेश करती है और उत्तर की ओर बढ़ती है विपरीत परिस्थितियों में, और ये अपने जल को आगे बढ़ाती हुई जाती है। उसके पीछे का कारण हमारी ये सहायक नदियां इसको जल देती हैं, और कंदराएं जो कि जल का विभाजन करने का काम करती हैं, और ये अपना पूरा जल बंगाल की खाड़ी की ओर लेकर के चलती है। और बंगाल की खाड़ी की ओर ले जाने वाली जो नदी है वो है यमुना नदी, और यह यमुना नदी आगे जाकर के बंगाल की खाड़ी तक अपना जल लेकर के जाती है। तो यमुना नदी की सहायक नदी में महत्वपूर्ण नदी जो है वो है चंबल नदी, और दूसरे नंबर की जो बाणगंगा नदी जो सीधा यमुना को जल दे रही है। बाकी जितनी भी नदियां हैं छोटी छोटी वह इन बनास को और चंबल को अपना जल देती है, और ये जल है ना वो यमुना की ओर जाता है। इसलिए बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियां हमारे राजस्थान के अंदर मोटे मोटे रूप से आरपीएससी के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के आधार पर 13 प्रकार की नदियां हैं, जो कि बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियां हैं, जो कि सहायक भी बनती हैं, विकराल रूप को भी लेती हैं, योजनाओं का निर्माण भी करवाती हैं, अभ्यारण्यों का निर्माण भी करवाती हैं, जल प्रवाह भी होता है। तो हमने कोशिश की है कि आपको राजस्थान के अफवाह तंत्र में बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली प्रमुख नदियों की विशेषताएं, उनकी सहायक नदियां, उन पर परियोजनाएं, उनके ऊपर कार्य का वर्णन कर सकें, और हमने किया है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियों का पूर्ण रूप से नॉलेज मिला होगा। कल हम इसी राजस्थान के अफवाह तंत्र का जो दूसरा पार्ट है अरब सागर की ओर जाने वाली नदियां के बारे में अध्ययन करेंगे, और मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को देख करके अपने जो मन के अंदर जो जिज्ञासा जैसे प्रश्न हो तो कमेंट में जरूर लिखें, ताकि हम इसका उत्तर दे सकें। और ये नदी अरब सागर की जो नदियां और अंतःप्रवाह नदियां, ये जैसे ही हम तीनों नदियां पूरी करेंगे, तीनों भागों को हम जब पूरा करेंगे, उसके बाद हमारा जो चौथा भाग होगा वह इस नदियों के ऊपर अब तक आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो भी एग्जाम लिए हैं उस एग्जाम के प्रश्न की भाषा और उनके पॉइंट को हम इस बोर्ड के ऊपर लिखते हुए आपको समझाते हुए बताएंगे कि नदियां आप पढ़ चुके हैं, और आप भी उनका उत्तर सोल्व कीजिएगा और हम यहाँ पर उत्तर देंगे। धन्यवाद।